नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है जीके बाय सर यूट्यूब चैनल पर। प्लाटून कमांडर का जो पेपर हुआ उसमें अंशवर्ग की आज चर्चा करेंगे। राजस्थान जियोग्राफी के सभी जो है मैं आपको सही और सटीक उत्तर जो बताऊंगा। सभी प्यारे साथियों को सूचना दे दी जाती है कि सर जी ये क्लास कैसे लेकर आए कि प्लाटून कमांडर की, और ये जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है भूगोल का सूत्र, ये क्या है गुरुजी, इसके बारे में भी जो है वो हमें बताओ। तो आप सभी प्यारे साथियों के सामने ये किताब है अपनी राजस्थान जियोग्राफी की, जिसका नाम है भूगोल का सूत्र। भूगोल का सूत्र ये नानक क्लासेस की बिल्कुल राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट कवर करती है। आज आप हैरान हो जाओगे मैं इस पेपर को बताऊंगा तो क्या गुरुजी कैसे। प्लाटून कमांडर का जो पेपर हुआ उसमें ज्यादातर प्रश्न राजस्थान जीके में देखें तो जियोग्राफी के थे, और जियोग्राफी के लगभग अगर अपने मान के चलें तो लगभग आसपास 25% का वेटेज अपने मान के चल लेते हैं। या सर आपने 30/30 लिख रखे है। तो ये किताब आपको मैं बता दूं इतनी प्यारी और शानदार है कि यह राजस्थान जियोग्राफी के साथ साथ आपके कुछ ऐसे प्रश्न भी हल करेगी जो आपने जो है आप कहीं अदर नहीं पढ़ते हो, या राजस्थान जियोग्राफी के अंदर जो है वो नहीं पढ़ते हो। ठीक है, वो भी कवर करेगी। कैसे, आज की इस क्लास में अपनी चर्चा करते हैं कंप्लीट। ओके, तो सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे और जरूर उत्तर मिलाएंगे, और आप भी मुझे बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। भूगोल का सूत्र ये जो पुस्तक है, इसका धमाल धमाल का मतलब ये है मेरे भाई, मार्केट में ये किताब अवेलेबल है राजस्थान की, आप किसी भी बुक स्टोर पे जो है इस किताब को, भूगोल का सूत्र अजय सर की किताब जो है कहोगे, या नानक क्लासेस की किताब है कहोगे, तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है सर जी, चलिए। अब पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के सामने। मजे की बात यह है कि हर चित्र के माध्यम से आपको जो है यहाँ पर चीजें दर्शाई गई है। तो राजस्थान में स्थित खेतड़ी किन निक्षेप के कारण जो है, कौन सी खनिज है जिसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? तो खेतड़ी खेतड़ी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यानी किसके लिए, तांबा के लिए। खेतड़ी की यदि हम बात करेंगे तांबा के लिए, यहाँ पर लिख रखा तांबा मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु, ताम्बर जिला झुंझुनू, ताम्रवती नगरी आहड़, और ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर। गुरुजी किताब जियोग्राफी के फिर भी ऐसे फैक्ट, यही तो आपके प्रश्न ज्यादा सही करेंगे। देखना, राजस्थान में प्रमुख केंद्र बात करें तो झुंझुनू में है खेतड़ी। तांबा के प्रमुख केंद्र ये आगे अंकवाली है, सिंगाणा है, बनवास है, सतकुई है, आपको बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। इस किताब के पेज नंबर 88 पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। कई साथी कहेंगे गुरुजी हर किताब से ऐसे प्रश्न आते हैं, हर से आ रहे हैं तो हमारी से भी आ ही रहे हैं। ये मतलब प्लाटून कमांडर से 7 प्रश्न आए जियोग्राफी के, वो भी इस किताब से थे। वो वीडियो इसलिए लेकर आया क्योंकि मैंने सोचा यार पहली बार की अभी अपनी किताब आई है नवंबर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी लॉन्चिंग की है इसकी। तो किसी विद्यार्थी ने कहा गुरुजी आप ऐसे किया करो, ये वीडियो बनाया करो, तब विद्यार्थी को ट्रस्ट होगा कि अब हम ऑफलाइन वालों को तो है ही आप पढ़ाते हो, कई अभी आप ऑनलाइन वालों को भी कईयों को हो गया लेकिन कईयों को नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ये प्रयास किया करो। तो ये एक जो है थोड़ा वीडियो बनाया है और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ठीक है सर जी, चलिए आगे बात करते हैं पेपर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन की। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? ऐसे प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में मिले हैं, तो मिले हैं अभी भी मिल गए है ना। तो यहां दे रखा है ट्यूबवेल, यहां नहरें, तालाब, खुले कुएं। देखो अपने राजस्थान की अगर बात करें तो देखो कई किताबें ये लिखती है सबसे पहले कुएं, फिर नलकूप लिखती है, कुएं व नलकूपों से सिंचाई ज्यादा होती है। नहीं, ये प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं आज। और ट्यूबवेल यानी नलकूप, यहां से सिंचाई ज्यादा होती है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है वो नलकूप है। नलकूप के बाद कुएं हैं, कुएं के बाद नहर है, और नहर के बाद क्या नाम आएगा, तालाब का आएगा। ये क्रम भी मैंने इस किताब में लिखा है, पेज नंबर 59 पे ये लिखा गया है भूगोल का सूत्र किताब में। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के सामने ये रहा। प्लाटून कमांडर परीक्षा में आया ये प्रश्न जो है सभी के लिए दिक्कत खड़ी कर दे रहा है। अभी ये एग्जामिनर पूछ कह रहा है, उत्तर क्या ही मार रहा है, क्या गुरुजी कैसे? देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। पेज नंबर 72 पर ये सारी नीतियां जो है वो हमने लिख दी है यहाँ पेज नंबर 72 पर, और 135 पर आपको इको टूरिज्म नीति भी मिल जाएगी। देखो राज्य खनिज नीति की बात करें तो ये 1978 में आई। सौर ऊर्जा, सौर में 2 हाथ खड़े हैं, आप भी 2 हाथ खड़े कर दो, ये हो गए 11। राजस्थान पर्यटन नीति 2001 में आई थी, कब आई, 2001 में। राजस्थान इको पर्यटन नीति जो लाई तो 4 फरवरी 2010 में थी, लागू जुलाई 2021 में होती है ये। तो कब की लाई गई थी, प्रारंभ वर्ष पूछा है 2010। अब सर जी ये लिखा हुआ, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 135 पर, और 72 नंबर पेज पर ये सारी, जैसे खनिज नीति की बात करें तो ये रही,
सौर ऊर्जा नीति ये रही, और इसके अलावा पर्यटन नीति ये रही, प्रथम पर्यटन नीति 2001। ये सब नीतियां यहाँ किताब में लिखी गई हैं। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा, इसका राइट उत्तर कोई भी नहीं होगा। एक बार इसको होल्ड रखो, आरपीएससी देखते हैं क्या उत्तर मानते हैं इसको। क्या गुरुजी कैसे? अगर अपने प्रारंभ के क्रम में याद करें और काल क्रम के अनुसार इसको सेट करने बैठे, तो सबसे पहले खनिज नीति आएगा, ऑप्शन नंबर ए ये रहा। इसके बाद बी, बी तो आई नहीं गई नहीं क्योंकि 2011 वाली आएगी, ये 2001 की है पहले, तो पहले ये आनी चाहिए थी, सी आना चाहिए था यहाँ। तो इसको इसलिए हम एक बार होल्ड रख दे रहे हैं प्रश्न को। क्लियर? बाकी जो है अब अपने बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलो गुरुजी, अभी देखो आगे आगे होता है क्या, बहुत शानदार। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था सर? पेपर तो अपने ये से कह सकते हैं ना तो ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान था, मॉडरेट लेवल का जो पेपर है यहाँ पर रखा गया था। अच्छा, आरपीएससी कह दें या एसएसबी बोर्ड कह दें, ये धूम मचा ही रही है पेपर बनाने में, आया नहीं है। मतलब इन्होंने कसम ही खा रखी है कि आ जाओ करके दिखा दो तुम पेपर सही कोई भी पूरे में से पूरे करके दिखा दो। या तो इनको किसी मास्टर ने चिंगराया होगा ना, तभी ये ऐसे चिंगरे हुए हैं कि मतलब ऐसे एक्यूरेसी तो 100% आने नहीं दे रहे किसी की, है या नहीं है? बिल्कुल। तो वो बात है, हमारा एक ये छोटा सा प्रयास था इस किताब में, चाहे आगे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, तो उनके लिए ये किताब जो बहुत लाभदायक रहेगी। अच्छा, इस किताब की मजे की बात है कि बीएसटीसी वाला विद्यार्थी पढ़ेगा उसको भी मुश्किल नहीं लगेगी। कैसे, आप देख लो। अच्छा, अब ये प्रश्न है, अगर इसका उत्तर अपने ज्यादा माने, ज्यादा सोच समझ के करें, तो इसका बी ऑप्शन जो राइट उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर 135 पे इको राजस्थान पर्यटन नीति मैंने 2024 वाली लिखी है, और ये आरएस मेंस में भी आया था प्रश्न। इन्होंने पूछा है 20 वाली पर्यटन नीति 20 के संदर्भ में कथनों के बारे में पूछा है। पर्यटन नीति 2020 में शुरू हुई, बिल्कुल हुई है। इको पर्यटन नीति इसी का 21 वाली ये पर्यटन नीति इसी का अभिन्न होगी। नीति में विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, किए जाएंगे ही। राज्य में पर्यटन अवसंरचना मजबूत करने का कोई प्रावधान नहीं, ये नहीं गलत आ गया, यहाँ प्रावधान है। तो इसका ए बी सी यानी डी वाले सब कट जाएंगे। तो इस आधार पर हम इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, और इसके अलावा अगर अपने बात कर लेते हैं, इसके अलावा अगर अपने बात कर लेते हैं, और आप सभी प्यारे साथियों को सूचना देना चाहूंगा मैं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आगे आगे की बात करते हैं, तो प्लाटून कमांडर पेपर में फिर ये आया कि राजस्थान अग्रीन उत्पादक जिला जो है वो कौन सा, अग्रीन उत्पादक में तो जस्ते के अंदर हो जाएगा, ना तो हीरे में, ना कोयला में, ना लोहा में। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान इन खनिजों में एकाधिकारी प्रथम स्थान रखता है भारत में। तो ये लिख रखा सीसा और जस्ता दोनों जुड़वा खनिज है जो हम पढ़ते हैं। 88 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। आगे आगे बात करते हैं, पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? तो राजस्थान का 2019 के अनुसार देखें तो दूसरा स्थान आ जाएगा। ये सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा स्थान? दूसरा। सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर पेज पर ये बात लिखी हुई मिले, 88 नहीं, ये पशुधन है, यहाँ थोड़ा सा ही पशुधन टॉपिक में ये बात लिखी मिलेगी आपको कि राजस्थान भारत में पशुधन में दूसरे स्थान पर है। तो पहले में कौन है? प्रथम पे यूपी है। पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये बात याद रखना जी सर। फिर उसके बाद जो प्रश्न आया, ये बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न है, लेकिन आंकड़ा थोड़ा पुराना पूछ लिया इन्होंने। नया तो मैंने 25 वाला तो लिखा हुआ है इस किताब में, इसने और पुराना पूछ लिया। क्या? 2021 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका राइट उत्तर होगा 142 गीगावाट। 100 गीगावाट किस में आता है सर? 100 आता है सौर ऊर्जा मिशन में। देश में सौर ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन जनवरी 2010 में शुरू किया गया, एक ये याद रखना। अच्छा, फिर इसका जो मिशन है, इसका जो लक्ष्य है 2022 तक 1 लाख मेगावाट यानी 100 गीगावाट। ये सौर ऊर्जा मिशन में जो जवाहरलाल नेहरू वाला राष्ट्रीय सोलर मिशन है, इसमें तो 100 गीगावाट बताता है। अगर मिशन के अनुसार पूछे तो 100 गीगावाट। इसने सीधा 2020-21 की आर्थिक समीक्षा से उठाया तो 142 गीगावाट हो जाएगा। ठीक है, और ये बात जो लिख रखी है वो 128 नंबर पेज पर, 128 में और भी सौर ऊर्जा के बारे में बातें लिखी हुई है। देखो कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है। अभी ये प्रश्न आपको भिन्न बताएंगे, ये इस किताब की खास बात है, ये भिन्न प्रश्न को भी सही करेगी। देखो आप ऐसे प्रश्न देखोगे काफी इसके अंदर जो आपको यहाँ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। देखिए मेरे भाई,
बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न है। ठीक है, क्या है गुरुजी प्रश्न? प्रश्न ये पूछा है, सूची एक को सूची दो में मिलाओ और उत्तर का जो है वो चयन करो, उपयुक्त उत्तर होना चाहिए। ठीक है सर। सबसे पहले अमृता देवी जी की बात की है। अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है इसी पेज पर, यानी ये 12 नंबर पेज पर आपको मिल जाएंगी सारी जानकारी। अमृता देवी जी ने जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बलिदान दिया था, वन्य जीव यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो अमृता देवी जी की बात करते हैं तो A4 पे चला जाएगा। A4 पे यहां पर भी है और यहां पर भी है। आगे बात करते हैं रेडियो धर्मी विकिरण, इसको छोड़ दो तो ये दो मिल जाएंगे नीचे वाले ऑप्शन। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो बाड़मेर का क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए, बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपने 92 नंबर पेज पे देखोगे तो राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलीफेरस यानी पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ही लिखा हुआ बाड़मेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये बाड़मेर वाला हो जाएगा। बंजर भूमि, भूमि प्रदूषण दे रखा है 153 नंबर पेज पर। इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें समस्याएं दी गई है भूमि प्रदूषण की, इसमें काफी समस्याएं, अब स्पेस नहीं था तो यहाँ लिखी नहीं। अपर्दन की समस्या और भी काफी समस्याएं लिख रखी है। देखो भूमि की समस्या, भूमि प्रदूषण होता कैसे है, यानी यहां लिख रखा है मृदा प्रदूषण, मृदा भूमि पर ही होती है, वो प्रदूषण होता कैसे है? भूमि प्रदूषण तब होता है जब मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता खराब हो जाए, जिससे भूमि उपजाऊ नहीं रहती। उपजाऊ नहीं रहती तो कैसी हो जाएगी? बंजर प्रकार की हो जाएगी और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये प्रदूषण कौन सा हो जाएगा? मृदा प्रदूषण। पेट्रोलियम वाला क्षेत्र हमने देख लिया, मृदा प्रदूषण बंजर भूमि वाला देख लिया, अब एक बच गया, वो इसमें मिला दो। अच्छा, ए का 4, ए का 4, बी का 1, बी का 1, सी का 3, सी का 3 या 2, सी का 2, 2 ओके, डी का 3 ओके। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर। आप सभी प्यारे साथियों को दिख रहा है जी? ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ये आपको इन पेज पे मिल जाएगा। अगर आपके पास भूगोल का सूत्र किताब है तो आप खोल के इसको जो है वो देखिएगा। ऐसे फायदा बहुत मिलता है, हम पेपर हल करते हैं ना कि भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इनको हल कैसे करेंगे। देखो आगे जैसे आप एस आई की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो फैक्चुअल था कह दें या है कह दें, लेकिन ज्यादातर जो है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। कहने का मतलब कंसेप्ट वाले प्रश्न अब आपको काफी परीक्षाएं जो 2024-25 में देखने को मिला है, यानी पहले तो लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पढ़ पढ़ कर पेपर निकाले हैं, अब वो दौर गया। अब जो मेहनत करेगा विद्यार्थी उसी के हक में जो पेपर होगा। चलिए आगे अगर अपने ये प्रश्न देखे, देखो बहुत शानदार प्रश्न है, इसको भी अपने कर देंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। भूगोल का सूत्र किताब में पेज नंबर 151, 52 और 53 पर ये आपको मिल जाएगा सब इस प्रश्न के जवाब। सारों पहला बात करें पत्थर की खुदाई एवं भवन निर्माण, सभी को पता है ये क्या होगा? वायु प्रदूषण। इसी 151-52 पेज के अंदर आपको वायु प्रदूषण मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं मेन चीजें उतार रहा है जिससे हमारा उत्तर निकल जाए। वायु प्रदूषण दे रखा है, जल दे रखा है, ध्वनि, तीनों ही दे रखे हैं मैंने इस पेज पर, इस बुक के अंदर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लगते हैं टॉपिक तब ऐड किए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, पत्थर की खुदाई या भवन निर्माण करेंगे तो इसके कण वगैरह उड़ते हैं, जो इतने बारीक होते हैं वायु के कारण ये उड़ जाते हैं, और हमारे जब हम सांस लेते हैं सांस के साथ बहुत गहराई में चले जाते हैं, जिससे हमें दमा जैसी बीमारियां जो है वो होने लग जाती है। तो ए नंबर का ये होगा। चलिए, वन रोपण, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या करो? वन रोपण। यानी अगर आपको पर्यावरणीय समस्या से छुटकारा पाना है तो इन समस्या को हल करने के लिए आप कई उपाय सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो? वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसे चलाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी बी का 1 में मिला देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का क्षरण, ये लिखा हुआ ओजोन छिद्र। ओजोन परत हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जब इस परत की मोटाई कम हो जाती है तो उसमें छेद हो जाता है। इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो इसी कारण जो है ये ओजोन परत में छेद होता है। एल्गी ब्लूम का मतलब क्या होता है? यानी एल्गी ब्लूम को आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन की कमी से होता है ये। अगर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 18 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाए तो पानी प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदूषित। जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करना, एल्गी ब्लूम आपको यहां देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है? मछलियां भी मरने लग जाती है पानी में अपने आप। ये एक तरह से जल प्रदूषण में अपनी ये समस्या देखते हैं। तो ये 51, 52, 53 पेज पर आपको बात, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये मिल जाएगा उत्तर। ठीक है,
कितनी प्यारा प्रश्न है जी सर। चलो आगे, अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको भी हम हल कर देंगे मेरे भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस ये भूमि ताप के ऊपर आएगा, भूमंडलीय ताप पर। ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगे, तापमान जो है वो बढ़ने लगे, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण हवा के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना है, या गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाने और जंगल में लकड़ी काटने से होता है। तभी कहते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो आप बाइक का सारा दिन बेफालतू घुमाई रखो, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइकों का यूज करो। आम सीरी बाइक जाओ, वरना पैदल चले जाओ जहाँ पैदल जा सकते हो। तो सब चीजें हैं, ठीक है सर। कुओं में लाइम चूना डालने, ये इस किताब में नहीं लिखा हुआ, इसको एक बार अपने इसमें मिलाए थे। बिल्कुल सिंपल है, जल के कृमियों से मुक्त करने के लिए। गुरुजी मानतो कोनिया कोनिया छोड़ दो, आगे आ जाओ। मार्वल कैंसर। मार्वल कैंसर क्या है? यानी मार्वल खराब हो जाते हैं, आपको देखा मार्वल लाल हो जाते हैं, है ना? तो वो किससे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय वर्षा से। आ जाओ। अम्लीय वर्षा, सामान्य बारिश का पीएच स्तर 5.6 होता है, और जब बारिश का पानी जो है वो खारा होने लग जाता है। ये आगे थ्योरी का लिखी हुई है बात आसान भाषा में, तो आप वो इसको पढ़ोगे ना पेज नंबर 152 पर, तो आपको वो मिल जाएगा। मैंने मुख्य बिंदु यहाँ ये लिया है, इसके नुकसान क्या है। अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों को नुकसान तो होता ही है, इसके साथ साथ घरों और इमारतों को भी होता है। तो यहाँ लिख रखा है जैसे ताजमहल। अब ताजमहल जो मार्बल से मिलकर बना है, सफेद मार्बल से, है ना? तो ये क्या है, पत्थर खराब होते हैं इससे। ये बारिश जब इस पे गिरती है तो लाल होने लग जाता है, ये पत्थर खराब हो जाता है ना? तो अम्लीय वर्षा से मार्बल कैंसर होता है, यानी मार्बल खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर अपने बात करें, अब इसका उत्तर कैसे निकालें सर जी? ए का आम मिलाओ दो पे, ए का दो पर यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ए का और कहीं नहीं मिल रहा गुरु जी। उसके बाद हमने जो है मार्बल कैंसर, यानी डी को 3 पे मिला है, डी को 3। वैसे देखा जाए तो डी 3 यहीं और कहीं नहीं है, इसका मतलब राइट उत्तर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर ऑप्शन जो है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? राइट। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाय अजय सर नाम से है, और मैं आपको भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ इसी अपने चैनल के ऊपर। तो आप जो वो देख सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है। और जो साथी अभी तक ये भूगोल का सूत्र की किताब नहीं लेकर आए हैं, वह जल्द से जल्द ले आए मेरे भाई। आपको मैं वादा कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आ किताब तो थाने पढ़नी ही पड़ेगी अगर पेपर पास करना है, ठीक है। तो देखो, और दूसरी बात खास है, इसमें 21 टॉपिक जोड़े गए हैं टोटल राजस्थान भूगोल के। कितने टॉपिक है देखो, 21 टॉपिक। बहुत है मेरे भाई, 21 कोई भूगोल की किताब में 21 टॉपिक शायद ही मन लगे कि मिलेगा था ना, बात है। चलो आगे अगर अपने बात करें, नेक्स्ट इसके बाद ये प्रश्न है, राजस्थान में विद्युत के स्रोत हैं, कुल उत्पादन का प्रतिशत को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ये प्रतिशत रहा भाई, इनको बढ़ते क्रम में ऐसे चलना है, ऐसे। सारों पहला बायोमास है, बायोमास ऑप्शन में है, नहीं है। परमाणु है, नहीं है। गैस है, बिल्कुल है। गैस डी सबसे पहले आएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, डी यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसके बाद आगे चलो, जल, जल है, बिल्कुल है गुरुजी। 2 नंबर पे जल को ले लो, ये आ गया 2 नंबर पे, ए यानी जल आ गया। फिर 3 नंबर पे पवन है, पवन 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 भी है। फिर 3 पे ले लो पवन को, फिर बी आएगा, ये आ गया बी। और सबसे ज्यादा है तापी है, सारों ज्यादा तापी हो जाए वो, यानी सी लास्ट में हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई इसका। ये आपको 124 नंबर पेज पे सारणी बनाई हुई मिल जाएगी, ठीक है, ओके गुरुजी। चलिए आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर अगर अपने चर्चा करें, तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने ये रहा। देखो 151 नंबर पेज पर ये आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कही गई है बात। 5 जून को पहली बार 1974 में बनाया गया। अब ये विज्ञान दिवस जो है, स्वास्थ्य दिवस, ये कोई भूगोल का लेना देना थोड़ा है नहीं इनसे, तब करके ये ऐड नहीं किए, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो एड्स 1 में आता है, ये अपने पढ़ाई 1 दिसंबर को, स्कूल में भी अपने को जानकारी दी जाती थी इसके बारे में। कई बार अपने कटिंग वगैरह कराते हैं, तो देखो कोई पता नहीं होता किसको क्या बीमारी है। तो अपने ना ये चीज़ें खास कर ध्यान रखा करो, वो ब्लेड जो यूज़ कर रहे हैं, तो भाई साहब ये चेंज करो, नहीं करो। और इसको थोड़ा सा जो है, जो भी नहीं, इसको साफ करो अच्छे से, फिर यूज करो। अब वहां अगर मान के चलो किसी व्यक्ति की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और उसके खून निकला है, मान लो यहाँ ब्लड लगी, खून निकल गया, और वही आपके लगा दी, तो
मेरे भाई इलाज नहीं है, मौत है इनका इलाज। क्या तो ये चीज होती है। 5 जून हो जाएगा विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को सेंस वास्ते सेंस 7 अप्रैल। तो इसका ए नंबर ऑप्शन, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो, वैसे दिवस बहुत लिखे हैं मैंने किताब में जो वन वगैरह से संबंधित हैं। सेकंड ग्रेड में एक बार प्रश्न आया था, पृथ्वी दिवस कब आता है। वैसे काफी दिवस लिखे हैं, ओजोन वगैरह सब लिखे हुए हैं। ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जयपुर से उद्मित होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। कईयों ने रूपा रेल की है, इस भाई ने भी रूपा रेल की है। अरे जयपुर में सांबर में गिरने वाली वो रूपा रेल नहीं है, और रूपनगढ़ नदी है। और रूपनगढ़ नदी जो अजमेर में बहती है, ना कि जयपुर में। तो ये 4 नदियां इसमें जल डालती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। ये जो रूपा रेल है वो अलवर वाली, अलवर से निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी और भरतपुर कुशलपुरा गांव में अपना जल डालती है, वो नदी है। सर इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका बी नंबर होगा मेरे भाई, मेंथा। मेंथा नदी मनोरपुरा की पहाड़ी, जयपुर निकला आगे और भी मेंथा की व्याख्या कर रही है, और सांबर में जाके जल डाल दे। नए एग्जाम वालों ये भी याद रखना, जैसे एसआई वगैरह एग्जाम दोगे, इसमें एक नाला जल डालता है, यह भी जल डालता है, जिसका नाम है तुरतमती या तुरमती। ये भी याद करना। 57 नंबर पेज पर आपको ये चित्र जो है वो देखने को मिल जाएगा, और इसकी व्याख्या भी मिल जाएगी अच्छे से। आगे प्रश्न आ गया सुमिलित वाला। एक तरफ झीलों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जिला। सबसे पहले यहाँ बाल पिछोला देखते हैं। पिछोला उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में। बालसमंद झील मंडोर जोधपुर में है, बालसमंद जोधपुर में। कनक सागर बूंदी, कनक सागर को कर दिया हमने बूंदी। और देलाब झील जो बांसवाड़ा होगी। देलाब किताब में नहीं लिखा हुआ है, 3 को तो जानकारी हमने किताब में दे दी। पेज नंबर 53, 56, 84 पे मिल जाएगी ये जानकारी आपको। ठीक है। देलाब अब की बार अगला एडिशन आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा देलाब झील भी ऐड करवा दूं। कई चीजें होती हैं हम नहीं सीखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो बाद में ऐड हो जाती हैं ना। लेकिन ये उत्तर सही हो रहा है, 3 चीजें हमें पता है, तो उत्तर चौथा फिर बच गया, वही होगा ऑप्शन ए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर इन पे ये बात जानकारी जो है वो दी है। फिर ये आया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो सारे कथन सूची वाले प्रश्न दे दिए इन्होंने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। राजस्थान कृषिगत जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं उनको मिलाना है। देखो अगर आंकड़े आपको याद नहीं है, अगर ये भी पता ना सर्वाधिक सिंचाई हम किससे करते हैं, तो भी ये क्लियर हो जाता। ट्यूबेलू करा अभी पढ़े भी हो पर्सन ट्यूबेलू। अब सारों ज्यादा आंकड़ो देखो किसो है, वही है 49.94। 49 नंबर पेज पर मैंने सारे क्रम से लिख रखे हैं। राजस्थान में सिंचाई के मुख्य साधन, ये क्रम हुआ नलकूप है, उसके बाद कुएं, नहरें, फिर उसके बाद झील, झरने, तालाब और नदियां, क्रम से लिख रखा है। सारों ज्यादा नलकूप हो गयो। 2 नंबर पर सारों ज्यादा कुएं, 2 नंबर पर यानी 24 है। 3 पर 23 है, और सबसे कम हो जाएगा टैंक। टैंक वगैरह आजकल यूज कौन करते हैं, तो 0.43%, 0.43 ही है ये। तो गुरुजी इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। ए का ए, ए का 4, सॉरी ए का 4, बी का 1, सी का 2, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है ये बात। ओके गुरुजी, चलो फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे भाई अपने चर्चा करते हैं। ये आगे आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है गारीन बांध। गारीन नहीं है, यहां पर ये सिंचाई परियोजना है, बांध पूछ रहे हैं, तो वो है गागरीन सिंचाई परियोजना। यह झालावाड़ में स्थित है। पेज नंबर 45, 67, 69 और 70 पर ये मिल जाएंगे चारों। बिसलपुर है, इसने दे रखा है बिसालपुर, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है यहाँ। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा झालावाड़। बिसालपुर नहीं है, बिसलपुर है, ये टोंक में अपने पढ़ते ही है। जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर जोधपुर में है, जवार सागर बूंदी में। जसवंत सागर जोधपुर में है, जवार सागर जो बांध है वैसे तो कोटा में है, लेकिन बूंदी में भी फैला हुआ है, ये दोनों सीमा पर बना हुआ है। ऑप्शन में बूंदी दे रखा है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। इसको मिला लेना आप, और ये जानकारी हमने देखी है। चलिए आगे आगे अगर अपने बात करते हैं तो फिर अभ्यारण्यों के सामने, वन्य जीव अभ्यारण्य से हमारे सामने प्रश्न निकल कर आता है। कर देंगे मेरे भाई, कोई बात नहीं है। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें सब चला देंगे। देखो सरिस्का अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य की बातें इसके नीचे आप पढ़ोगे, 84 नंबर पेज पर लिखी हुई है। 81, 83, 84 में सब अभ्यारण्यों की जानकारी मिल जाएंगी। राम सागर धौलपुर में है, राम सागर धौलपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है। जयसमंद उदयपुर में है, यानी सलूम्बर। ये किताब की खास बात है, 41 जिलों पर आधारित है ये। अब अपने को ये तो पता ही है सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है, तो ये आ गया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
ये आपको पेज नंबर दिए गए हैं मेरे भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है। इस प्रश्न में विद्यार्थी अक्सर जो है वो मार खा जाता है, गुरुजी कैसे? क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है वो यूपी में, 3 राज्यों की होगी। जी सर। अब यहाँ राजस्थान यूपी भी दे रखा है और राजस्थान एमपी भी दे रखा है। जिए तो जिए कैसे? और पूछा है चंबल नदी पर निर्मित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना है, वो उसका निर्माण किन राज्यों में करवाया गया है? तो देखो, ये चंबल नदी घाटी जो सिंचाई परियोजना एक संयुक्त परियोजना है 2 राज्यों की, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। यानी बी उत्तर प्रदेश की नहीं है ये, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। 62 नंबर पेज पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई। ओके जी सर। चलो फिर आगे अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ जाते हैं। देखो अब ये कल्चर का प्रश्न है, लेकिन हम यहां कर देंगे सही, कोई बात नहीं है। प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर अवस्थित है? 12 नंबर पेज पर किताब के नदियों वाला टॉपिक का वहां दे रखा है। गागरों दुर्ग झालावाड़ में, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे ये आप गिन लेना मेरे भाई, 30 प्रश्न है पूरे। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो किताब में प्रॉपर रूप से नहीं लिखे हुए। जब ये किताब का सोल्यूशन मैं करवाऊंगा या करवाता हूं, पहले भी पढ़ाया ये जियोग्राफी तो काफी वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि जैसे एक ये रेगिस्तान इलाका है, जब ये पीवड़ा सांप पढ़ाया था तब बातें बताता हूँ कि ये जो पीवड़ा सांप वगैरह होते हैं रात के समय बाहर निकलते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में रहते हैं। जैसे यहाँ जरविल चूहा पाया जाता है, मरु लोमड़ी पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो ये रात के समय जानवर मरुस्थल में बाहर निकलते हैं। ये ऐसा प्रश्न भी आया हुआ था, तो उसमें पूछा था कि रात के समय क्यों निकलते हैं? क्योंकि भाई साहब वो जमीन आर्द्र हो जाती है रात को। देखो, जब दिन में गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उतनी गर्म होती है, लेकिन रात को जैसे ही आर्द्रता पड़नी शुरू होती है तो उतनी तीव्रता से ठंडी भी हो जाती है। इसका ये विशेष गुण है इस मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का। तो 3 नंबर ऑप्शन था उसका, वो राइट था। अब ये प्रश्न देखो तुम, राज्यों का गठन पूछ लिया। गुजरात का बहुत बार पढ़ा है 1960 में, सिक्किम का भी 75 में पढ़ते हैं। अब ये दो याद नहीं होते, तेलंगाना और झारखंड वाला। देखो, ये आप सामान्य परिचय का पेज नंबर 5 यानी किताब का और 131 देखोगे तो ये दो बातें यहां लिखी गई है। नवंबर 2000 के अंदर कौन कौन से राज्य बने थे भारत के? सर ये बात आपने क्यों लिखी? ये मैंने तब लिखी थी कि 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ बनता है, तब 1 नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आ गया। उस संदर्भ में मैंने सोचा कि 2000 में जो जो राज्य बने वो लिख देते हैं। तो नवंबर 2000 में कौन कौन से बने? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। यानी झारखंड जो बना था वो कब बना? 2000 में। फिर 131 में जनगणना टॉपिक में ये लिखा मिलेगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना। कब? 2014। तो तेलंगाना जो बना 2014, इससे आंध्र प्रदेश की जनसंख्या घट गई। फिर अपना जो 2014 के बाद जो राजस्थान है वो 7वें स्थान पे आ गया। 2011 में तो 8वें पे था, 14 में 7वें पे आ गया। ये बात लिखी हुई है। बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ये ले, ये लो भैया, अगले प्रश्न पर आ गए अपने। और अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है कहां? अवस्थित है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में अवस्थित है। ऑप्शन में केवल जैसलमेर दे रखा है, तो ये लो भाई जैसलमेर कर दिया हमने। पेज नंबर 82 पर यह जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न कोपेन का आया है, कोपेन भाई का आया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताओ। BSHW, 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 बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। बाकी पढ़ने की जरूरत कौन, शुरू का 3 जिले ही दे दिया। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। डी नंबर ऑप्शन मेरे भैया राइट हो जाएगा, कर लेना सही। ठीक है सर जी, कर लेंगा। चालो तो फिर आगे। प्लाटून कमांडर में अगला जो प्रश्न आपको दिया जाता है कंफ्यूजिंग वाला, वो ये दे दिया जाता है, और रियल में कंफ्यूजिंग है इस प्रश्न पे। और मुझे जहां तक उम्मीद है आरपीएस इसका उत्तर सी ही मानेगा। क्या गुरुजी? राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहां क्या लिखा है? अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र। और इन्होंने जो उत्तर बनाया वो जल ग्रहण के हिसाब से बनाया प्रश्न का। मैंने किताब में अपवाह भी इसके जस्ट नीचे अपवाह लिखे हुए हैं।
यानी क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्र ज्यादा किसका बड़ा है, तो सारों बड़ी नदी जी की है। अगर ई का साबू देखा अपवाह के साबू चंबल है, इस सी नंबर आना चाहिए। सी और कहीं नहीं है, सी तो सिर्फ यहां है। ठीक, आगे देखो एक बार, सी के बाद इसने दिया है डी, यानी इसने कहा कि 2 नंबर पे आप जो नदी है वो कौन सी रखो, माही। लेकिन मैं नहीं रख सकता, मेरा ईमान नहीं ये बात कह रहा है। जहां तक मैंने जियोग्राफी की समझ ली है, या तो 2 नंबर पे आप लूणी रख सकते हो या बनास रख सकते हो। गुरु जी ऐसे क्यों, अगर पहले बनास रख दे तो, या पहले लूणी रख दे तो, इसमें भी क्या है कंफ्यूजिंग रहती है। 2000 पता नहीं 5 का या 15 कौन सा एग्जाम था, अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअल मुझे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो है पारित किया, जारी किया कि भाई साहब इसके पीछे बहुत विवाद रहा है, कईयों के रिश्ते भी टूटे हैं इस प्रश्न को लेकर। ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन के आधार पे मुझे देख लेना चाहिए जो है आंसर किया है, इसमें उत्तर क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। जल ग्रहण के हिसाब से देखो, ये जल ग्रहण वाला क्षेत्र सेट बैठ रहा है। बनास सारों बड्डो बनास, दूसरो लूणी, बी का लूणी, 3 पे चंबल और डी में माही। ए बी सी डी ये देखो, और कोई और बैठ ही नहीं रहा कैसी किसी हाल में। और फिर भी अगर ज्यादा करो तो होल्ड रख लो भाई, मेरे हिसाब से इसका सी होगा। 50 नंबर पेज पे दोनों ही बातें लिखी है, जल ग्रहण और ये वाली। ठीक है, चलिए फिर आया, निम्न में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बैराट से होता है। जयपुर दिया है, इसका मतलब ये ओल्ड जीके के हिसाब से पूछ रहा है, क्योंकि वर्तमान में विराट कोटपुतली में आ गया है। अच्छा, ये नदी जो है बाणगंगा बैराट से निकलती है, फिर यहाँ पर इसके जमवा रामगढ़ बांध है, फिर दौसा भरतपुर में होते हुए यूपी में यमुना में मिल जाती है। कर देते, बैराट से निकलने वाली नदी बेहू बैराट बेहू बाणगंगा ही है। डी नंबर ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पेज पर आपको ये नदी बहुत प्यारी है, बनी हुई मिल जाएगी। कौरव पांडवों का इस नदी के साथ जो संबंध रहा है अच्छा। हाँ, पर आपके जैसा बंदा नहीं देखा। अरे वाह वाह मेरे भाई वाह, सही गुण देखोगे, ये बात है। ऐसे कमेंट आते रहते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं ये कमेंट। कई लोग होते हैं नकारात्मक भरे होते हैं, कई पॉजिटिव भरे होते हैं। मैं तो यही कहूंगा, किसी का अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत ही करो इससे अच्छा यही करेंगे, कमेंट करने वाले आएंगे ले ले किताब लेके अपनी किताब से दिखाने आगे। देखो एक छोटी सी बात कहूंगा मेरे भाई, अपने उधर बैठ कर कॉमेंट कर सकते हैं ऐसे, जब आप कोई किताब लिखोगे ठीक है, तब आपको ये एहसास होगा कि यार कहाँ कहाँ से किस प्रकार से कितनी मेहनत करनी। दूसरी बात, आप यहाँ आकर इस मंच पर पढ़ाओगे, ठीक है, मेरा फ़ोन नहीं पड़ा आपको, मैं टाइम दिखाऊंगा ये किस टाइम मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको देने। दिन में ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, तब आप फील करोगे अगर मेरी जगह हो तो। हाँ यार, बस अपने तो एक लाइन में कर सकते हैं, ला भाई आगे दिखाने। ठीक है, पेपर आसान नहीं था ये कि अपने कहें कि दिखाने आगे। चलिए, राजस्थान में बदला। अब ये कुछ प्रश्न है जैसे नॉर्मल आगे, तो इसको इन 4-5 प्रश्नों के आधार पर ये नहीं कह सकते पेपर आसान था। जो पेपर देकर आया उससे पूछो, और एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उनसे पूछो क्या होता है। बड़ला फलोदी जोधपुर में है, 2015 में ये परियोजना शुरू हो गई थी। 128 नंबर पेज पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। प्लाटून कमांडर में आया फिर अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित प्रशासनिक संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जोधपुर संभाग है, सर्वाधिक क्षेत्र बड़ा बड़ा संभाग। 9 नंबर पेज पर मिल जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। देखो कितना प्यारा प्रश्न है ये। यहाँ 38 नंबर पेज पे लिखा हुआ है हमने अल नीनो और ला नीनो के बारे में। ये समुद्र की दो अलग अलग धाराएं हैं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं। जैसे अल नीनो, यह गर्म जल धारा है, इसमें क्या पूछा है, एल नीनो के बारे में पूछा है। अल नीनो एक देश देश है, विपरीत ध्रुवीय धारा, ठंडी नहीं है, यह एक गर्म जल धारा है। ला ला लेकर आ, ला ठंडी, ठंडी जल धारा, ला नीनो हो जाएगी। अल नीनो गर्म जल धारा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। तो ये सिरोही में है, गुरु शिखर सिरोही में है। 23 नंबर पेज पे आपको ये जानकारी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखो, एक तरफ शुभंकर दे रखे हैं, एक तरफ जिले। राजस्थान में 33 जिले हैं जिसके प्रत्येक के शुभंकर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भीलवाड़ा का हो जाएगा मोर, मिला दो। मोर कहाँ का हो गया, भीलवाड़ा का। लोमड़ी बाड़मेर की, हिरण सांबर हिरण अलवर का, बाघ सोई माधोपुर का। सोई माधोपुर का बाघ हो गया, अलवर का सांबर, बाड़मेर का रेगिस्तानी लोमड़ी। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर पेज पर आपको सभी के सभी जो है
वो शुभंकर देखने को मिल जाएंगे। ये छोटी सी किताब है, इसमें सभी प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को ऐड किया जाए। ठीक है, अगर इस किताब को आप डेली 40 से 45 मिनट पढ़ते हो डेली नियमित, तो ये किताब महीने में पूरी हो जाएगी। रीट वाले छात्रों को भी मैं सजेशन करूंगा कि अगर ला सकते हो तो एक बार मोटी मोटी ये रिवीजन करके निकाल दो, इस किताब का फायदा मिल जाएगा मेरे पास। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले तो जरूर लेके आना, मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ये परसों ये किताब आपको लानी ही पड़ेगी। तो आप जैसे रीट की परीक्षा देखोगे, सेकंड ग्रेड देखोगे, फर्स्ट ग्रेड, मैं पूरा का पूरा पेपर दिखा दूंगा। उम्मीद है 1-2% इधर उधर हो जाए, उनकी गारंटी नहीं, पूरा पेपर लगभग जियोग्राफी का मिल जाएगा राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी तंत्र सहायक नदी नहीं है? साबरमती खुद अपना ओहदा रखती है, खंबात की खाड़ी में जाएगी ये, पदराड़ा की पहाड़ी से निकलेगी, सेई वाकल वेत्रक सहायक है। अहमदाबाद इस नदी किनारे साबरमती आश्रम बना हुआ है। पेज नंबर 12 पे ये प्यारी सी नदी बनी हुई मिल जाएगी आपको। तो गुरुजी ये जवाई सुकड़ी जोजड़ी ये लूणी की सहायक है। ऐसा ही किताब में आपको देखने को मिलेगा लूणी नदी के बारे में। जोजड़ी होगी, सुकड़ी होगी और जवाई, ये सारी की सारी लूणी की सहायक है। मेन बड़ी नदी कौन सी दिख रही है? ये आपको लूणी नदी दिख रही है। तो ये थे प्रश्न राजस्थान भूगोल के तो मैंने यहाँ करवाए। और अपनी जो भारतीय इतिहास चल रहा है, इसके अलावा बात करें तो भूगोल चल रहा है। एक एक प्रश्न है विश्व भूगोल का, इसमें मिला के देख लेना। एक तो वो पृथ्वी की गति वाला है, कितना समय लगाएगा, और इकोनॉमिक्स से भी पूछे गए हैं 2-3 प्रश्न, वो भी अपने को मिल जाएंगे। और जियोग्राफी में एक वो परत को सौम मंडल उनकी परतों का पूछा हुआ है, कराई हुई है, सब बहुत शानदार लेवल से करवाई है आपको। एसएसटी वालों आपसे भी वादा है, मैं स्क्रीनशॉट किताब, अब इकोनॉमिक्स की किताब तो निकाली नहीं, वर्ल्ड जियोग्राफी तो निकाली नहीं, इतिहास की तो निकाली नहीं, आपसे वादा कर रहा हूँ इन क्लासों के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। नियमित रूप से रेगुलर पढ़ो, हमें हमारी मेहनत पर जो विश्वास है आपके लिए, जो दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं, इतनी किताबें आगे खोल रखी हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं मेहनत कि आने वाले समय में आप निखरो और ये जो गरीबी की जंजीर है इसको तोड़ो। आया नहीं है? बिल्कुल। हाँ, और ये जो रीट एसएसटी वाले साथी हैं सामाजिक अध्ययन, उनके लिए न्यू टेस्ट सीरीज है 199 रुपये की, 999 की नहीं, 199 की। विजन एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा बात करें तो हमने शानदार टेस्ट सीरीज ऐसी वैसी नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो नहीं जुड़े हैं, जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, भूगोल के टॉपिक वाइज मात्र 49 रुपये मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज इतिहास की भी जो है वो 49 रुपये मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज से लाभ उठाएं जुड़कर, क्योंकि इन प्रश्नों को आप हल कर लोगे तो आपको परीक्षा में प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ से भी। इसके आसपास जैसे देखो, ऐसे नहीं बनाया कि ज़्यादा टफ बना दिया, विद्यार्थियों का मनोबल गिराना है, नहीं, हम आपके साथ जो है मिलकर चल रहे हैं, तो हम बहुत ही अच्छी भूमिका जो निभाएंगे। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप राजस्थान के नोट्स चाहते हो तो नोट्स इसके अंदर फ्री उपलब्ध कराए गए हैं। और इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी, ऐसे नहीं है कि विजन है तो सिर्फ पैसों के लिए जाना जाता है, नहीं, फ्री क्वालिटी कंटेंट के लिए भी अपना विजन जाना जाता है। जियोग्राफी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, फ्री मटेरियल में मिल जाएगी। उसके अलावा नोट्स भी आपको रीट के यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, बीएसटीसी के उपलब्ध कराए गए हैं, और भी जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है, धीरे धीरे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पर भी आएंगे। अभी एप्लीकेशन इसी नवंबर महीने में तो उतारा है अपनों ने, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, नवंबर महीने में बहुत अच्छे काम हो गए। ठीक है, ये किताब आ गई अपनी भूगोल का सूत्र, तो ये किताब मैं फिर कह रहा हूँ सभी प्यारे साथी जरूर लेके आए, बहुत आपको लाभ मिलेगा इस किताब से। ठीक है, राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है ये किताब। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आगामी भर्तियों की आपको तैयारी मजबूत बनाने के लिए जीके बाय अजय सर चैनल जो आपका बहुत सहारा देगा, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये छोटी मोटी जानकारी जो हमने दी आज की। छोटी कहूँगा, ज़्यादा इतना विद्वान नहीं कहूँगा मैं अपने आप को। हमारा एक प्रयास है भूगोल का सूत्र के अंदर विद्यार्थियों की सहायता करना, और वो हो रही है, शानदार तरीके से हो रही है। पहले पेपर में हमने रिजल्ट देख लिया, आगे और पेपर भी मैं सोल्व करवाया करूँगा भूगोल के सूत्र से। ठीक है, और ये वादा है कि आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो उसमें इससे प्रश्न आपको मिलेंगे कन्फर्म। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।